नमस्कार, बिहार बैंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे उस गेस्ट से मुलाकात करा के उनकी ज़िंदगी के अनछुए और छुए पहलू को हम आप तक रखते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सके उनके फील्ड से और आप बहुत अच्छा कर सकें। इस प्रोग्राम में हम शुरुआत जो करते हैं वो अनमोल वचन से करते हैं और समाचार पत्रों की सुर्खियों को भी हम लेते हैं। इतिहास के पन्नों में क्या खास है वो भी हम दिखाते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ द डे क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए दर्शकों को हमने कहा कि हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो गेस्ट होते हैं जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में हम आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं और उनके जो बातचीत करते हैं जो बहुत सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं एक ख़ास अनमोल वचन के साथ। देखिए क्या ख़ास है अनमोल वचन में आज। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राम श्रेष्ठ दीवाना जी, जो कि राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार से सम्मानित हैं। राम श्रेष्ठ दीवाना जी, आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बयान में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद सर। जैसे आप कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, नाटक का भी अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप रहने वाले कहाँ से के हैं और आपका जो एकेडमिक रहा या शुरुआती तालीम जो आपने हासिल करी वो कहाँ से की? मेरा घर मिथिलांचल के मधुबनी ज़िला है जी। तो मधुबनी ज़िला में बेनीपट्टी अनुमंडल है। बेनीपट्टी अनुमंडल में एक जिरौल गांव है, तो उसी गांव में मेरी पैदाइश हुई और गांव के जो प्राइमरी स्कूल है जी जिरौल में, उसी में जो प्राथमिक जो एजुकेशन जो होती है तो वहाँ से हुई। फिर हमारे गांव से 1 किलोमीटर हटकर तिस्याही मिडिल स्कूल है, तो वहाँ पर फिर माध्यमिक शिक्षा उस समय 6ठा 7वां का जो होता था जी। तो माध्यमिक शिक्षा वहाँ से हुई। फिर हमारे घर से 4 किलोमीटर पूरब में जो खिरहर उच्च विद्यालय है, तो हाई स्कूल में फिर वहाँ नामांकन हुआ जी। और फिर मैंने मैट्रिक वहाँ से की। इसके बाद में फिर ऊंचैठ है जहाँ कालिदास विद्यापति की डी है और वहाँ कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज बनाई गई थी, तो वहाँ फिर स्नातक तक की एजुकेशन मेरा वहाँ हुआ। और फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा मतलब एमए की हिंदी साहित्य में और मैथिली साहित्य में जी, जो वहाँ से हुई जी। तो ये मेरा मतलब एजुकेशन का जो कर्म है तो शुरुआती आपका यहीं से। जैसे हमने शुरू में कहा कि कवि और नाटककार हैं आप जी, तो अब आपने बहुत सारे नाटक भी किए हैं, वो नाटक में कैसे आना हुआ, कैसे रुचि हुई आपकी? देखिए सर, हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इंद्र पूजा होती थी, तो इंद्र पूजा में कन्हैया नाच पार्टी वहाँ बाज़ार पर आती थी, जिसमें राजा सलहेश जो लोक गाथा है, लोक नाच है, उनकी नाच होती थी जी। तो हम क्या करते थे, तो हॉस्टल में रहते थे, तो टाट टूट की मरने घर था, तो खिड़की से निकल कर पीछे खेत में आ जाते थे और जब नाच शुरू होती थी नंगेरा का चोर जो पड़ता था तो फिर हम बाज़ार पर चले जाते थे देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए। तो कन्हैया जो नायिका के रूप में सलहेश की जो प्रेमिका होती थी और वो प्रेम के वियोग में मंच पर जो अपना शरीर को पटकता था तो उनके हाथ में जो चूड़ियाँ होती थी वो मन टूट के दर्शकों के बीच में चली जाती थी। और प्रेम में जो वियोग होता है, जो विरह जो होती है, तो वो जो करुणा का जो सीन होती थी तो सारे लोग रोते रहते थे दर्शक। अच्छा। और हम भी रोते थे। तो प्रेम की वह जो संवेदना, वो जो अनुभूति जो है हमको मतलब साहित्य और रंगमंच की दुनिया में धकेल दिया। और मान लीजिए हमको जानकारी होती थी कि आज फलना गांव में नाच है राजा सलहेश की, तो हम अपने
जो तुरिया होता था मित्र लोग, उनको कहते थे कि आज नाच देखने हैं जाना है उस गांव में, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी में भी अगर जानकारी होती थी तो हम लोग लाठी उठी लेकर सवेरे 3-4 बजे चौराहा के गाड़ी जम से निकल जाते थे। और फिर रात भर नाच देखते थे और फिर जब आते थे तो मार भी लगती थी कि यह नहीं पढ़ेगा, निकम्मा हो गया। यही सवाल मैं करने वाला था, घर पे पिटाई नहीं पड़ती थी आप लोगों की, बिना बताए जाते थे तो? पिटाई पड़ती थी तो हम माने माफ़ी मांग लेते थे, लेकिन फिर मतलब जब कहीं जानकारी होती थी तो माने उसी तरह मतलब वो मतलब, क्योंकि उसके बिना हम रंगमंच के बिना उस समय भी हम रह नहीं सकते थे। अच्छा। तो फिर मतलब उस समय PN जसवाल थे नाटककार भागलपुर के, तो उनका एक नाटक था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब चीख उठा। तो अपने गांव में पहली बार हमने उसका मंचन किया, निर्देशन भी किया और जो नायक की जो भूमिका होती है उसमें भी हमारा ही रोल था। हमारे चाचा जी भी पुलिस इंस्पेक्टर के उस रोल में थे। तो पहली बार वहाँ का जो थाना प्रभारी था, तो पुलिस का जो कपड़ा होता है कलाकार के लिए, तो थाना से दिया था। और उस समय वो लोग मतलब मेरे एक्शन से, मेरे डायरेक्शन से खुश होकर पहली बार 500 रुपया का उन्होंने हमको, अच्छा, आपको अवार्ड दिया उस दरमियान? पहली बार। उसके बाद क्या हुआ, जो उस क्षेत्र में जहाँ जो स्टूडेंट लोग नाटक करते थे तो हम ही को बुलाते थे। अच्छा। और रात रात भर हम रिहर्सल करवाते थे। हैं, और फिर मंचन करवाते थे। और फिर पहला नाटक जो मैंने लिखा वह था भूख लगी है रोटी दो। भूख लगी है रोटी दो। रोटी दो। तो वह पटना से वह नाटक प्रकाशित हुआ। फिर दूसरा नाटक आया राखी की कसम। फिर तीसरा नाटक आया जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी जी। फिर अगला नाटक आया भिकमंगों का हिंदुस्तान। तब आया आज़ादी खतरे में, बगावत का झंडा, इंकलाब जिंदाबाद। इस तरह कंटिन्यू करते रहे। और प्रकाशन होता रहा। और फिर मैंने एक नाटक मंडली की स्थापना की और बिहार के सभी जिलों में जाकर मैंने रंगमंच में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है उसको मैंने मंचन किया। तो पहली बार आपको मेरे 2 नाटक आज़ादी खतरे में, वो पंजाब की घटना पर थी, जो वहाँ आतंकवादी जो स्वर्ण मंदिर में जो कार्रवाई उस पर वो कहानी थी। तो आज़ादी खतरे में और राखी कसम मेरे 2 नाटक का अनुवाद चेक गणराज्य के राष्ट्रपति मिस्टर होवेल खुद राष्ट्रपति थे और वहाँ के चेक भाषा के बहुत बड़े नाटककार थे। तो उनके जो भारत में जो राजदूत थे वो भी साहित्यकार थे। तो दिल्ली में वह किताब उनको मिल गई और वह किताब उन्होंने भेंट कर दी राष्ट्रपति महोदय और उन्होंने अनुवाद करवाया। फिर राष्ट्रपति महोदय ने हमको एक अपनी तस्वीर और उन्होंने अंग्रेजी में पत्र लिखा। जी। तो अंग्रेजी में जब पत्र लिखा तो अर्थ तो हम समझ आते थे, लेकिन जवाब तो अंग्रेजी में हम नहीं दे पाते। तो हमारे गांव में एक डॉक्टर सुभद्र झा थे, तो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो उनको कहा जाता था कि शेक्सपियर है। मैं उनके पास गया, कहा कि सर जो हमने अंग्रेजी का जो पत्र है राष्ट्रपति महोदय का हिंदी में मैंने लिखा है, इसको आप हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, आपको शेक्सपियर है। तो कहा कि ठीक है, 1 सप्ताह के बाद तुम आओ। फिर गए तो कहा कि फिर 1 सप्ताह के बाद आओ। तो फिर गए, तब वो कहता है कि देखो जी तुमने जो जवाब दिया है तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद हमसे नहीं हो रहा है, उसमें जितनी कथा और संवेदना है नहीं हो पा रहा है। हम बोले कि आप लोग बता रहे हैं कि आप अंग्रेजी के शेक्सपियर है। कहा बोलने दीजिए ना, हम तो नंगा हो गए आपके सामने। हम गिलाओ हम क्या करें। तो कहा कि ऐसा आप कीजिए, आप इनको टाइप करवा के हिंदी में राष्ट्रपति महोदय की भेज दीजिए। उनके तो बहुत माने ये है, वो अपना अनुवाद करके उनसे पढ़वा लेंगे। तो मैंने उसको फिर मतलब सब टाइप तो होता था हाथ वाला, तो टाइप करवा के फिर उनको मैंने हिंदी में भी हमने उनको दे दिया। फिर आपको जो कविता हम लिख रहे थे, तो पहली कविता जनशक्ति में मेरी छपी यहाँ, और दूसरी कविता हावड़ा से दैनिक प्रकाश निकलती थी तो उसमें छपी। तो दैनिक प्रकाश में जो अखबार में छपी, तो अखबार एक हमारे घर पर भेजा।
तो पोस्टमैन हमारे चाचा जी को दिया और 150 रुपया का मनी आर्डर था उस वक्त। तो चाचा जी कहा अरे तुम्हारा अखबार आया है कलकत्ता से। हम बोले कलकत्ता से क्यों आया? तो अब उनटाए तो मेरी कविता थी, एक छोटी सी तस्वीर छपी थी और 150 रुपया का चेक भी था। तो मैंने बताया तो कहा कि तुम जो है ना जो सबको पागल कर देगा, तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है जी। क्योंकि हमारे पिताजी सब निरक्षर थे जी, माने जी। हम अपने घर में कलम पकड़ने वाला पहला आदमी थे, पहले आदमी था और ये काम करते थे। उसी में हम भैंस भी चराते थे, हल भी जोते थे, रोपनी भी कर लेते थे और घास भी काट लेते थे, तमाम जो चीज़ें होती हैं कृषि संबंधी जो। तब हम फिर स्कूल जाते थे। घर पे आपकी पिटाई होती थी कि लेखन की तरफ नहीं जाना है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, मतलब खेती करो, बहुत सारे घर का काम करो, जो घर के और भी लोग थे, सदस्य थे। तो उस दरमियान भी फिर भी आप अपना वक्त निकाल के लेखन, पढ़ाई और इसके तरफ नाटक के प्रति आपकी रुचि थी। जी जी। और मतलब धीरे धीरे जो रुचि बढ़ने लगी तो मैं जो प्रेमचंद्र हो, दिनकर हो, जसपाल हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, तो मतलब और इसके बाद में सोवियत यूनियन में जो बड़े बड़े लेखक हुए, गोडकी हुए, टॉल्स्टॉय हुए, पुस्किन हुए, चेखोव हुए, तो तमाम जो लेखक थे उनका किताब मैंने खरीदा और मैं हमारे पुस्तकालय में आज भी वह सारी किताबें हैं और मैंने सबको पढ़ा। मतलब बहुत सारे भाषाओं में भी आपने अपने लेखन को अनुवाद किया है, वो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आपने अनुवाद किया है? देखिए, एक तो मेरे 2 नाटक राखी की कसम और आज़ादी खतरे में चेक गणराज्य के राष्ट्रपति ने चेक भाषा में अनुवाद किया और मेरी कविताओं का उर्दू में, मैथिली में, बंगला में, अंग्रेजी में और उसके बाद मराठी में, पंजाबी में, ये लगभग 6-7 भाषाओं में मेरी कविताओं का भी अनुवाद हुआ है। गज़ल भी लिखते हैं आप? हाँ, गज़ल लिखते हैं। पहला संकलन गज़ल का मेरा आया, ताजमहल मैंने भी बनाया। ताजमहल मैंने भी बनवाया? जी, नहीं, ताजमहल मैंने भी बनाया। मैंने भी बनाया जी। और दूसरा संकलन आया जो आपको आदमी के भेष में आदमखोर को देखा है। और तीसरा संकलन आया आदमी कैसे दरिंदा हो गया, ये गज़ल संग्रह है जी। और कविता संग्रह है कलवाडों, फांसी पर गणतंत्र। इसके बाद में है जो प्रेम न हाटी बिका है। तो 3 जो है कविता संग्रह है, 3 गज़ल संग्रह है और 4 लोक कथा जो होता है मिथिलांचल की लोक कथा संग्रह है। मिथिलांचल की लोक कथाएँ हैं, चिड़िया और डाल है, गोनू झा है। तो इस तरह लोक साहित्य में भी मैंने काम किया है। हमारे दर्शकों को आप अपने जो आपकी सारी कविताएं बहुत खूबसूरत होंगी और अच्छी लिखी होगी, जो आपकी पसंदीदा, जो आपकी फेवरेट वन कविता है, अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो जो आपको बेहतर लगे, कविता या गज़ल। ये ठीक है, सुनाता हूँ। इस गज़ल है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए गए, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए गए, अपनों का खून बहाए गए। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए गए, अपनों का खून बहाए गए और गुलाब की गर्दन काटकर बबूल के पेड़ लगाए गए। बहुत खूब। गुलाब की गर्दन काटकर बबूल के पेड़ लगाए गए। हम निकले थे जिसकी खोज में उसका गलत पता बताए गए। और उस नगरी का क्या कहना, जहाँ मुजरिम जज बनाए गए। उस नगरी का क्या कहना जहाँ मुजरिम जज बनाए गए। जिन्होंने जलाई होगी बस्तियाँ कितनी, आज गांव के पीर बनाए गए। और प्यार करने के जुर्म यहाँ दीवाना सूली पर लटकाए गए। हाँ, कैसे कैसे लोग पाए गए, अपनों का खून बहाए गए। एक दूसरी है
कि नफरत की खेती होती है, नफरत की खेती होती है, नफरत की खेती होती है सयानों की बस्ती में। चलो प्यार करेंगे हम तो नादानों की बस्ती में। चलो प्यार करेंगे हम तो नादानों की बस्ती में। नफरत की खेती होती है सयानों की बस्ती में। तन जलता मन भी जलता, तन जलता मन भी जलता, ईमान यहाँ पर जलता है। तन जलता मन भी जलता, ईमान यहाँ पर जलता है, ईमान यहाँ पर जलता है। किसने ऐसी रीत बनाई आग लगी हर बस्ती में। किसने ऐसी रीत बनाई आग लगी हर बस्ती में। चलो प्यार करेंगे हम तो नादानों की बस्ती में। नफरत की खेती होती है। सब कुछ लूट गया जब अपना, सब कुछ लूट गया जब अपना, बाकी कुछ न बचा सनम। सब कुछ लूट गया जब अपना, बाकी कुछ न बचा सनम। तब हम अपना दिल लुटाए बेगानों की बस्ती में। तब हम अपना दिल लुटाए बेगानों की बस्ती में। चलो प्यार करेंगे हम तो नादानों की बस्ती में। नफरत की खेती होती है। हम तो तेरे दीवाने हैं, हम तो तेरे दीवाने हैं, दीवानों का क्या कहना। हम तो तेरे दीवाने हैं, दीवानों का क्या कहना, दीवानों का क्या कहना। हम तो डेरा डाल देते हैं, हम तो डेरा डाल देते हैं, प्यार मिला जिस बस्ती में। हम तो डेरा डाल देते हैं, प्यार मिला जिस बस्ती में। चलो प्यार करेंगे हम तो नादानों की बस्ती में। नादानों की बस्ती में, नादानों की बस्ती में। बहुत खूब। चलो प्यार करेंगे नादानों की बस्ती में, और जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ हम अपना घर बसाएंगे, डेरा डालेंगे। बहुत खूबसूरत मैसेज भी है इस गज़ल और कविता का। अब कहाँ से ये चीज़ें आती है आपके अंदर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिसकी वजह से उसको आप लेखन में लाते हैं? क्योंकि एक सो साहित्यकार होते हैं जो कविता लिखते हैं, तो उन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनकी ज़िंदगी पे भी गुजरती है, उस चीज़ों को वो लेखन में लाते हैं। कि आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया है? देखिए सर, होता है क्या, मेरी अपनी समझ रही है कि कविता जो है, शायरी जो है, प्रेम की कोख से पैदा होती है। अगर प्रेम नहीं हो तो फिर शायरी नहीं होगी। सब कुछ होगा दुनिया में, शायरी नहीं होगी। और इस दुनिया में जो जितनी सुंदर चीज़ें हैं, जितनी सुंदर, उस पर उतना ही अधिक खतरा है। और मेरी समझ में प्रेम इस दुनिया की सबसे सुंदरतम वस्तु है। और सुंदरतम वस्तु है तो प्रेम पर सबसे अधिक खतरा है। और आप देखेंगे समाज में कि प्रेम पाना सब चाहता है, लेकिन देना नहीं कोई चाहता है। अब संकट है समाज पर और प्रेम पर, इंसानियत पर, मानवता पर। और मैंने भी प्रेम किया है,
और मेरा जो प्रेम है, मेरी जो अनुभूति है, मेरी जो संवेदना है, तो प्रेम जो होता है सर, तो प्रेम में अगर कुर्बानी नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम में सब कुछ लोग दे देता है, लेता है कुछ नहीं। और नफरत में सब कुछ लेना चाहता है, देता है कुछ नहीं। ये अंतर होता है प्रेम और नफरत में। तो प्रेम में मैंने सब कुछ खोया है। मेरे पास में शायरी के अलावा और दिल के अलावा कुछ नहीं है आज के तारीख में। अगर आप पूछते हैं, मेरे पास में शायरी है, संवेदना है, प्रेम है, और मैं जिससे प्रेम करता हूँ तो उनके लिए जान दे देना मेरे लिए बाएं हाथ की बात है। कबीर ने एक पंक्ति कही है कि दुनिया में विद्वान कौन है, महान कौन है, तो उनकी पंक्ति है कि पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो कोई। और दूसरी पंक्ति है कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाटी बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे सो ले जाए। कि प्रेम तो मार्केट में नहीं बिकती है, खेत में है, उसकी पैदाइश नहीं होती है। वह रंग हो और राजा हो, जिन्होंने अपना गर्दन की मोल दे दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही प्रेम की अनुभूति और संवेदना को जान। तो आपके जो फेवरेट कविताएं हैं, जो आपने इतनी सारी लेखन किया है, कविता आपकी पुस्तकें आई, जो आपकी बेहतर कविता है जो आपको लगता है हमारे दर्शकों को सुनाएं? ये आज देखिए, मतलब धर्म जो है, धर्म का कैसे मतलब व्यापारीकरण हुआ है और कैसे पतन हुआ है। तो कुछ मेरी कविता है कि संतो सत की लाश पड़ी, कविता का शीर्षक है संतो सत की लाश पड़ी। संतो सत की लाश पड़ी, किसे बताए दर्द जिगर का अपना हुआ पराया। संतो सत की लाश पड़ी, किसे बताए दर्द जिगर का अपना हुआ पराया। दौलत की है उठी आंधी, झूठ का परचम फहराया। दौलत की है उठी आंधी, झूठ का परचम फहराया। सिसकी भरती मानवता है, सिसकी भरती मानवता है। गली गली में आह गली गली में खड़ी, संतो सत की लाश पड़ी, संतो सत की लाश पड़ी। डाल डाल पर उल्लू का शासन, चोर बना सिपाही। डाल डाल पर उल्लू का शासन, चोर बना सिपाही। राशन के बदले मिलता भाषण, राशन के बदले मिलता भाषण। लोकतंत्र है इतना मजबूत, बंदूक का हुआ शासन। भगजोगनी की इतनी चलती हो गई, भगजोगनी की इतनी चलती हुई। बना अर्दली सूरज उसका, रोशनी उसकी मरी। संतो सत की लाश पड़ी, संतो सत की लाश पड़ी। दूसरी है साधो किस नगरी में आयो, साधो किस नगरी में आओ। अंधा यहाँ पर राह दिखाता, अज्ञानी गीता बाचो। साधो किस नगरी में आओ। अंधा यहाँ पर राह दिखाता, अज्ञानी गीता बाचे। सत्य पुरुष को पाथर मारे, सत्य पुरुष को पाथर मारे। झूठ को माने सांचे। कुत्ता जहाँ पर माखन खाता, कुत्ता जहाँ पर माखन खाता, न रहे आंसू खायो। कुत्ता जहाँ पर माखन खाता, न रहे आंसू खायो। साधो किस नगरी में आओ, साधो किस नगरी में आयो। सूरज कैद ताखाना में, सूरज कैद ताखाना में, अंधेरा छुट्टा घूमे। सूरज कैद ताखाना में, अंधेरा छुट्टा घूमे। अब फूल को जहाँ कुचलकर लोग कांटों को ही चूमे। फूल को कुचलकर, फूल को जहाँ कुचलकर लोग कांटों को ही चूमे। पारस सा जीरा लेकर, पारस सा जीरा लेकर, तलहा के मोल गमायो, तलहा के मोल गमायो। संतो किस नगरी में आयो, संतो किस नगरी में आयो। एक है संतो भक्त देखा अलबेला, संतो भक्त देखा अलबेला। संतो भक्त देखा अलबेला, राम नामी उसकी चादर देखी, गर्दन में मोटी माला। जुआ शराब का धंधा करता, बाप को कहता साला। संतो भक्त देखा अलबेला, राम नामी उसकी चादर देखी, गर्दन में मोटी माला। जुआ शराब का धंधा करता, बाप को कहता साला। पटना से दिल्ली तक चलती,
पटना से दिल्ली तक चलती माल बनाया मोटा, राम नाम की बिजनेस करता दिल है उसका खोटा। नगर बना मुर्दाघर संतो, नगर बना मुर्दाघर संतो, दुर्दिन की आई बेला, संतो भक्त देखा अलबेला। सीता को वनवास मिला है, सीता को वनवास बन मिला है, लौकुश भूखे रोते। इस देश के कानून में वाल्मीकि फुटपाथ पर सोते। भक्तों पर कैसी महिमा, भक्तों पर कैसी महिमा, राधा पहुंची विश्यालय, मीरा की दीवानगी मर गई, मीरा की दीवानगी मर गई है जाकर किस देवाले। किसुन बेचारा छाती पीटता देखकर खूनी खेला, किसुन बेचारा छाती पीटता देखकर खूनी खेला, संतो भक्त देखा अलबेला। कबीर रैदास भीख मांगते, कबीर रैदास भीख मांगते, यह आज़ादी कैसी, कबीर रैदास भीख मांगते यह आज़ादी कैसी। जूठे पत्तल चारती मानवता, कुत्तों के संग जैसी। भीतर भीतर लूट का मंत्र है, भीतर भीतर लूट का मंत्र है, मुख में सत की माला। ठाकुर जी के मंदिर में दी भोग लगती है बाला। टल्हा के मूल बिकती काया, टल्हा के मूल बिकती काया, लगा है कैसा मेला, संतो भक्त देखा अलबेला, संतो भक्त देखा अलबेला। बहुत खूब। और लेखन और कविता में जो आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, राष्ट्र कवि दिनकर पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया, तो जब आपको अवार्ड मिलता है तो कैसा आपको लगता है? बिकॉज कि जब आप काम करते हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको प्राउड फील होता होगा। देखिए सर, होता है क्या कि मैं समझता हूँ कि कोई सच्चा जो कवि होता है वो अवार्ड के तो लिखता नहीं है। जैसे जब कबीर थे, रैदास थे, मीरा थी, तो उस समय तो कोई अवार्ड नहीं था, कोई अवार्ड नहीं था। समाज के लिए, देश के लिए, पूरी मानवता की आज़ादी के लिए वो लिखते थे। तो आज के तारीख में भी जो सच्चे कलाकार है, सच्चे साहित्यकार है, सच्चे कवि है, वह तो लिखते हैं समाज को बदलने के लिए, नया समाज बनाने के लिए। जिस समाज में न झूठ हो, प्रेम न हो, जिस समाज में प्यार हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, शांति हो, करुणा हो, ऐसा समाज बने, उसके लिए वो लिखते हैं। और उसी में मतलब समाज के लोग जो होते हैं उनको सम्मानित भी करते हैं। तो कुछ लोग को सम्मान मिलता है और लोगों को नहीं मिल पाता है। मुझे गीत लेखन के लिए बिहार सरकार पहली बार लोकगीत लेखन सम्मान दिया। फिर मतलब आपको बिहार राष्ट्र भाषा परिषद हायर एजुकेशन मुझे साहित्य सेवा सम्मान दिया कविता लेखन के लिए। फिर मतलब लोक साहित्य में मेरा जो काम हुआ, रिसर्च हुआ, खास के मिथिलांचल का जो राजा सलहेश है लोकगाथा उस पर, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, भारत सरकार ने मुझे सीनियर फेलोशिप अवार्ड दिया। और फिर दलित साहित्य अकादमी ने मुझे बाबा साहब अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड दिया। और भारत सरकार ने मुझे 2008 से 11 तक मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बनाए थे। फिर 2015 से 18 तक उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का यूनिट है भारत सरकार की, तो उसमें भी मुझे 3 साल के लिए सदस्य बनाया गया। उस कमेटी के पदेन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही होते, तो वहाँ भी बनाया गया। और फिर जो देश के जो सर्वोच्च मतलब बहुत बड़ा अवार्ड है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अवार्ड, तो राज्य भाषा विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से हर साल जो देश के सरकार जिनको समझती है कि देश के बड़े कवि है, मैं तो हूँ, मैं तो फुटपथी कवि हूँ, साधारण कवि हूँ, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि अपने आप को ऐसे मानते हैं। मैं हूँ ही नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ। तो बिहार सरकार ने मुझे उसके लिए 2020-21 में चुना था, और इस बार 31 जुलाई को मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने आवास में सम्मान समारोह का आयोजित किया, और वो सम्मान मिले जिसमें 2 लाख रुपए की राशि थी, प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल, यही सब जो होता है। चलिए बहुत खूब, अब ऐसे ही काम करते रहे, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करें। हाँ, एक और बात हुई थी कि 2018 में मेरा संग्रह आया था आपको फांसी पर गणतंत्र, तो मेरे एक मित्र हैं कविता संग्रह, कविता कुमारी, हम दोनों मिलकर लिखे थे।
विश्व साहित्य में एक साथ मिलकर दो आदमी ने कोई कविता का संग्रह नहीं लिखा, नहीं किया था, आप दोनों ने मिलकर किया। हाँ, हम दोनों ने मिलकर किया और उसी किताब का नोबेल के लिए जो नॉमिनेशन हुआ था। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1913 में उनको नोबेल मिला था, 1913 के बाद किसी भी भारतीय साहित्यकार का नॉमिनेशन शायद नहीं, नोबेल में नहीं हुआ। आप लोगों का हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि वहाँ जाने के बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं था साथ में, इसलिए बाद में। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने कवि और लेखन में अपना और नाटक में भी बहुत सारा पार्टिसिपेट किया। अब वक्त तो चला है कि आपको हम बताते हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम बिहार बयान कैसा लगता है और आप इसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं। इसीलिए तो उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा email ID है director dd के patna@gmail.com।